आज हम पढ़ने वाले हैं मातृभूमि चैप्टर, जो कि मैथिली शरण गुप्त की एक कविता है। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि हैं। इनका जन्म सन 1966 उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में हुआ था 3 अगस्त को। ये द्विवेदी युग के कवि हैं और इनकी मृत्यु सन 1964 में 12 दिसंबर को हुई थी। इनका पहला जो काव्य संग्रह है वो है रंग में भेद और दूसरा है जयद्रथ वध। और इनकी अन्य प्रसिद्ध रचना में है भारत भारती, यशोधरा, हिंदू और नहुस। इसके बाद में यहाँ पर जो कविता हमें दी हुई है पाठ्यक्रम में, नीलांबर परिधान वाली है। मातृभूमि इस कविता का नाम है। तो इस कविता में जो कठिन शब्द हैं अर्थात जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, पहला है नीला आकाश, जिसका अर्थ होता है अंबर या परिधान। समुद्र अर्थात यहाँ पर करधनी लिया गया है समुद्र का अर्थ। शेषनाग जैसे सिंहासन। सूर्य और चांद जो कि मुकुट है। तो हम कविता स्टार्ट करते हैं। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट, मेखला रत्नाकर है, नदियाँ प्रेम प्रवाह, फूल तारे मंडल हैं, बंदी जन खगवृंद, शेष फन सिंहासन है। यहाँ पर कह रहे हैं कवि मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि जो नीलांबर परिधान यानी कि नीले कलर का जो परिधान यानी कि वस्त्र है वो हरित पट पर सुंदर है, अर्थात जो हमारी मातृभूमि की हरियाली है उसके ऊपर नीला कलर का जो आकाश है वो कैसा लग रहा है, एकदम वस्त्र की तरह लग रहा है। सूर्य चंद्र युग मुकुट, मेखला रत्नाकर है। जो सूर्य और चंद्र है वो क्या हैं, ये मुकुट हैं किसके, इस मातृभूमि के। मेखला रत्नाकर है, रत्नाकर अर्थात यहाँ पर देखिए हमने लिखा था रत्नाकर जो है समुद्र को कहते हैं, रत्नाकर समुद्र का पर्यायवाची शब्द होता है। तो मेखला यानी कि करधनी, तो जो समुद्र है वो क्या बनी हुई है, इस मातृभूमि की करधनी है। नदियाँ जो है वो क्या कर रही हैं, प्रेम प्रवाह कर रही हैं। और जो जितने भी फूल हैं यानी धरती पर जितने भी फूल खिले हुए हैं वो एक तारे मंडल का निर्माण करते हैं। बंदी जन खगवृंद, जहाँ यहाँ पर जो जितने भी रहते हैं जीव वो क्या हैं, बंदी जन खगवृंद यानी कि पशु पक्षी हैं। और शेष फन सिंहासन है, यानी कि जो शेष फन यानी शेषनाग है वो उसने सिंहासन का निर्माण किया हुआ है। करते अभिषेक पयोध है, बलिहारी इस बेश की, मातृभूमि तू सत्य ही, सगुण मूर्ति सर्वेश की। यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो बादल होते हैं वो क्या करते हैं, अभिषेक करते हैं इस मातृभूमि का, जिस पर कवि बलिहारी हैं। मातृभूमि तू सत्य ही, यानी कि ये जो मातृभूमि है वो सत्य है, यानी एक प्रकार की सच्चाई है ये मातृभूमि। सगुण मूर्ति सर्वेश है, अर्थात जो सगुण ईश्वर की मूर्ति है ये मातृभूमि, जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं। कवि कहते हैं कि हम जिसकी रज में अर्थात जिसकी धूल में लोट लोट कर यानी कि लोटना या फिर उस अपने आप में लपेटना धूल में, जैसे छोटे छोटे बच्चे मस्ती करते हैं ना धूल में, वैसे लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं, यानी घुटनों के बल चले और उसके बाद में अपने पैरों के बल चलना सीखे इसी धरती पर। परमहंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाए, मतलब परमहंस यानी कि जो परमहंस का अर्थ है यहाँ पर श्री रामकृष्ण परमहंस की तरह सभी आनंद को भोगा, इसके कारण ही वे धूली भरे हीरे कहलाए। यहाँ पर वो धूल में खेलने के कारण भी हीरे कहलाए हैं यहाँ पर, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। किसके कारण कहलाए, ये जो हमारे रामकृष्ण परमहंस है उनके कारण। खेल कूद कर हम खेले कूदे हर्ष युक्त, जिसकी प्यारी गोद में है मातृभूमि तुझको, निरख मग्न क्यों ना हो मोद में। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि इस जन्मभूमि की गोदी में खेल कूद कर उसने यानी कि कवि ने हर्ष का अनुभव किया है। ऐसी मातृभूमि को देखकर हम आनंद से मग्न हो जाते हैं। इसके बाद पाकर तुझको सभी सुखों को हमने भोगा, तेरा प्रत्युपकार कभी क्या हमसे होगा, तेरी ही यह देह तुझी से बनी हुई है, बस तेरे ही सुसुर सार से सनी हुई है। हाँ अंत समय तू ही इसे अचल देख अपनाएगी, हे मातृभूमि यह अंत में तुझ में ही मिल जाएगी। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो सुख शांति हमने भोगी है वे सब तुम्हारी यानी कि भूमि की यानी मातृभूमि की ही देन है। तेरे यानी कि मातृभूमि द्वारा किए गए उपकारों का बदला चुकाना आसान नहीं है। यह देह तेरी है, अर्थात ये जो हमारा शरीर है वो किसका है, मातृभूमि का है, तुझसे ही बनी है, मातृभूमि से ही हमारा ये शरीर बना है। तेरे ही जीव
जल से सनी हुई है, यानी कि जो तेरे वातावरण से उससे ही घिरी हुई है और उसमें ही हम क्या है मिले हुए हैं, एक प्रकार से घुले हुए हैं। अंत में मृत्यु होने पर इस निर्जीव शरीर को तू ही अपनाएगी, मतलब जब हमारी मृत्यु हो जाएगी तो हमारे शरीर को जो मातृभूमि है वही अपनाएगी, यानी हम उसी में विलीन हो जाएंगे। हे मातृभूमि, अंत में हम सब तेरी ही मिट्टी में विलीन हो जाएंगे। सरल शब्दों में कवि मातृभूमि के लिए युवकों को अपनी जान अर्पित करने की प्रेरणा देता है। कवि कहता है कि आधुनिक समाज में देश प्रेम की आवश्यकता निरंतर बढ़ती जा रही है। आतंकवाद, सांप्रदायिकता आदि को रोकने के लिए हमें देश प्रेमी होने की अति आवश्यकता है। यहाँ मातृभूमि का महत्व बताया गया है इस कविता के माध्यम से। यह है इसकी परीक्षा अध्ययन, यानी जो 20 आती है वो इससे हम पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर भाषा और संस्कृति करके दिया हुआ है। पहला जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है उसमें पूछा गया है पहला क्वेश्चन कि धरती का परिधान क्या है। तो अभी हमने पढ़ा है कि नीलांबर जो है वो धरती का परिधान है। मातृभूमि का मुकुट क्या है, तो सूर्य और चंद्र मातृभूमि के मुकुट है। मातृभूमि की करधनी क्या है, तो सागर समुद्र मातृभूमि की करधनी है, यानी मेखला, जिसको हमने अभी पढ़ा था। मातृभूमि की स्तुति गीत कौन गाता है, तो मातृभूमि की स्तुति गीत बंदीजन खगवृंद गाते हैं, जो इनको पक्षियों का समूह कहते हैं। कवि अपनी मातृभूमि के लिए क्या करना चाहते हैं, कवि अपनी मातृभूमि के लिए अपना आत्मसमर्पण करना चाहते हैं और वो युवाओं को भी इसी के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। कवि पैरों पर खड़ा रहना कैसे सीखा, कवि ने इस धरती पर घुटनों के बल रेंग कर पैरों पर खड़ा होना सीखा, अर्थात वे पहले घुटनों के बल चले इस मातृभूमि पर, उसके बाद में वे खड़ा होना सीखे। मातृभूमि के आभूषण क्या क्या हैं, तो नीलांबर, सूर्य, चंद्र, युग, रत्नाकर यानी कि समुद्र, नदियाँ, फूल, तारे, खग, वृंद, शेषफन आदि मातृभूमि के आभूषण हैं। कवि की राय में भारतवासियों की देह किससे बनी हुई है, तो मातृभूमि की मिट्टी से ही भारतवासियों की देह यानी कि शरीर बना है। तेरा प्रत्युपकार कभी क्या हमसे होगा, ऐसा क्यों कहा गया है। मातृभूमि माँ के समान होती है। जिस प्रकार बेटा माँ की ममता का प्रत्युपकार कर नहीं सकता है, उसी प्रकार मातृभूमि का भी हम प्रत्युपकार नहीं कर सकते। मातृभूमि का स्थान सर्वोच्च है। कवि मातृभूमि पर बलिहारी होता है, क्यों, मातृभूमि और प्रकृति में अटूट संबंध है, इसलिए कवि मातृभूमि को ईश्वर की सगुण मूर्ति मानता है और मातृभूमि पर बलिहारी होता है। तेरा प्रत्युपकार कभी क्या हमसे होगा, कवि ऐसा क्यों कहता है। हमें सब कुछ मातृभूमि से मिला है, ये देह, ये जीवन और अंत में हमें स्वीकार करने वाली भी मातृभूमि है, इसलिए कवि ऐसा कहता है कि हम इसका उपकार कभी नहीं चुका सकते। इस कविता के रचनाकार कौन है, हमने फर्स्ट में ही पढ़ा था कि मैथिली शरण गुप्त की ये रचना है। रत्नाकर शब्द का समानार्थी होता है तो समुद्र। मातृभूमि किसकी सगुण मूर्ति है, ईश्वर की। मातृभूमि किस युग की कविता है, तो ये द्विवेदी युग की कविता है। धूलि का समानार्थी होता है सनी हुई, यानी कि प्रकार से पुती हुई। इसके बाद में हम देखेंगे कि जो हमारे लघु उत्तरीय क्वेश्चन है उसमें है कवि ने मातृभूमि का वर्णन किस प्रकार किया है, तो मातृभूमि के हरे भरे तट पर आकाश नीले रंग के वस्त्र की तरह सुशोभित है। सूर्य और चंद्र इस भूमि का मुकुट हैं और समुद्र करधनी, नदियाँ प्रेम प्रवाह हैं और फूल तारे आभूषण हैं। बंदीजन पक्षियों का समूह है और शेषनाग का फन सिंहासन है। बादल पानी बरसाकर उसका अभिषेक करते रहते हैं। इस तरह की सगुण साकार मूर्ति ही मातृभूमि है। अगला है मातृभूमि से कवि का बचपन कैसे जुड़ा है। मातृभूमि की धूलि में लौट लौट कर कवि बड़े हुए हैं। इसी धरती पर घुटनों के बल पर रेंग कर उसने धीरे धीरे पैरों पर खड़ा रहना सीखा है। इसी पुण्य भूमि में रहकर उसने श्री कृष्ण, रामकृष्ण, परमहंस की तरह सब सुखों को बाल्यकाल में ही भोगा। इसके कारण वे धूल भरे ही हीरे कहलाए थे। तेरा प्रत्युपकार क्या हमसे होगा, कवि इस प्रकार क्या सोचता है। माता द्वारा अपने बच्चों के लिए किए गए कार्यों के लिए प्रत्युपकार करना आसान नहीं है। माँ का स्नेह असीम है। यहाँ मातृभूमि का माँ का प्रतीक है। माँ की निस्वार्थ सेवाओं के लिए वह प्रत्युपकार कभी नहीं कर सकता है। अगला है मातृभूमि कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए, यानी हमने जो पूरी कविता का अभी भावार्थ पढ़ा था हमें उसे लिखना है एकदम थोड़ा शॉर्ट में। श्री मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि हैं। वे राष्ट्र कवि माने जाते हैं। मातृभूमि गुप्त जी की एक प्रसिद्ध रचना है जिसमें वे जन्मभूमि का गुणगान करके उसके लिए अपनी जान भी देने का आह्वान करते हैं। मातृभूमि के हरियाली के लिए नीला आकाश एक सुंदर वस्त्र की तरह सुशोभित होता है।
सूरज और चांद इसके मुकुट हैं, सागर समुद्र इसकी करधनी है। यहाँ बहने वाली नदियाँ प्रेम का प्रवाह, तारे और फूल इसके आभूषण हैं। पक्षियों का समूह इसके स्तुति पाठक हैं। आदि शेष का सहस्त्र फन सिंहासन है। बादल पानी बरसाकर इसका अभिषेक करते हैं। वे कहते हैं कि वास्तव में तू सगुण साकार मूर्ति है। जन्मभूमि से अपने बचपन का संबंध व्यक्त करते हुए कवि कहते हैं कि इसकी धूलि में लौट लौट कर वह बड़े हुए हैं। इसी भूमि पर घुटनों के बल सरक सरक कर ही उसने अपने पैरों पर खड़ा रहना सीखा है। यहाँ रहकर ही बचपन में उसने श्री रामकृष्ण परमहंस की तरह सभी आनंद को भोगा है। इसके कारण ही वे धूलि भरे हीरे कहलाए। इस जन्मभूमि की गोदी में खेल कूद कर उसने अर्थात कवि ने हर्ष का अनुभव किया। ऐसी मातृभूमि को देखकर हम आनंद से मग्न हो जाते हैं। कवि कहते हैं कि जो सुख शांति हमने भोगी है वे सब तुम्हारी यानी भूमि की ही देन है। तेरे यानी कि भूमि द्वारा किए गए उपकारों का बदला चुकाना आसान नहीं है। यह देह तेरी है, तुझसे ही बनी हुई है, तेरे ही जीव जल में सनी हुई है। अंत में मृत्यु होने पर हमें निर्जीव को तू ही अपनाएगी। हे मातृभूमि, अंत में हम सब तेरी मिट्टी में विलीन हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि मातृभूमि कविता द्वारा कवि क्या संदेश देना चाहता है। तो श्री मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि हैं। वे राष्ट्र कवि माने जाते हैं। प्रस्तुत कवितांश में कवि अपनी मातृभूमि का गुणगान करते हुए मातृभूमि की हरियाली में नीला आकाश एक सुंदर वस्त्र की तरह सुशोभित होता है। सूरज और चांद इसके मुकुट हैं, सागर इसकी करधनी है। यहाँ बहने वाली नदियाँ प्रेम का प्रवाह हैं। पक्षियों का समूह मातृभूमि के गुणगान करते हैं। आदिशेष का सहस्त्र फन यहाँ पर सिंहासन है। बादल पानी बरसाकर इसका अभिषेक करते हैं। कवि अपनी मातृभूमि के इस सुंदर रूप पर आत्मसमर्पण करते हैं। कवि कहते हैं कि वास्तव में तो सगुण साकार मूर्ति है। यहाँ कवि ने तत्सम शब्दों के साथ भारतीय दर्शन को साथ लिया है। धरती माँ के समान है, यह जीवनदायिनी है, हमें उसकी गरिमा पर गर्व करना चाहिए। इतने सुंदर रूप के साथ धरती माता सजी हुई है। आज के प्रदूषित जीवन में इस कविता की अत्यधिक प्रासंगिकता है, यानी कि ज़रूरत है।